नमस्कार। बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करेंगे कि नीतीश नहीं तो कौन। आप पूछेंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। क्योंकि अमित शाह का एक बयान जिसमें वो कहते हैं कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, उनका दल तय करेगा, मिल बैठ करके हम लोग बात कर लेंगे। तो सवाल ये उठता है कि इतने समय से ये कहा जा रहा था कि नीतीश के ही नेतृत्व में 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा, तो क्या बीजेपी अपने स्टैंड से बदल रही है, कुछ चेंज करना चाह रही है? वैसे मैं आपको बता दूं कि अभी अभी खबर मिल रही है कि जेडीयू के दो बड़े नेता मंत्री रत्नेश सदा और सुनील कुमार, जो कि शिक्षा मंत्री हैं, दोनों कहते हैं फॉर्मूला कुछ भी हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे, इस पर कोई समझौता नहीं होगा। ऐसे में सवाल उठता है कि अमित शाह ने ऐसा क्यों कहा, और अमित शाह ने अगर कहा है तो किन नामों की चर्चा है, कौन मुख्यमंत्री बन सकता है? महाराष्ट्र की तरह क्या कोई देवेंद्र फडणवीस है क्या बीजेपी के पास? सवाल यह भी है क्योंकि फडणवीस के पास 5 साल का अनुभव था, फिर वो डिप्टी सीएम बने, और जब चुनाव लड़ा जा रहा था तो बीजेपी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ी थी। क्या बिहार में ऐसा हो पाएगा? क्या किस तरह की परिस्थिति बनेगी, किस तरह का फॉर्मूला सेट होगा जिससे ऐसा हो सकता है जो महाराष्ट्र में हुआ है? लेकिन अगर आप उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को सुने तो आपको यह साफ पता लग जाएगा कि सम्राट चौधरी नीतीश कुमार की शान में कसीदे पढ़ रहे हैं। मतलब साफ है कि सम्राट चौधरी तब तक नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे या तब तक कुछ और नहीं बोलेंगे जब तक कि हाई कमान का क्लियर कट मैसेज ना आ जाए। तो एक बड़ी ऊहापोह की स्थिति है और सवाल कई उठ रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार के बगैर भी एनडीए चुनाव लड़ सकती है, और चुनाव अगर लड़ती है तो क्या एनडीए के पास कोई और चेहरा है जो चुनाव जितवा सकता है? यह बड़े गंभीर सवाल है क्योंकि बीजेपी ने जब जब प्रयास किया है बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जिस नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा है कि रिटायर्ड हैं, थक गए हैं, शारीरिक रूप से बीमार हैं, मानसिक रूप से भी स्वस्थ नहीं हैं, क्या वो नीतीश कुमार ही एनडीए का चेहरा होंगे या एनडीए में कोई और सोच चल रहा है? और कोई और सोच चल रहा है तो वो नाम कौन है, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन आइए पहले आपको सुनाते हैं कि कैसे नीतीश कुमार की यात्रा का नाम बदला गया, लेकिन तेजस्वी यादव आक्रमण भी कर रहे हैं। जबकि आक्रमण करते हैं तो वो ज्यादा अटैक नीतीश के अफसरों पर करते हैं, नीतीश कुमार पर नहीं करते हैं। और सम्राट चौधरी अटैक करते हैं तो लालू शासन पर करते हैं। आइए दोनों को सुनाते हैं, पर सम्राट चौधरी नीतीश कुमार की शान में कसीदे भी पढ़ रहे हैं, वो भी सुनिए, फिर हम आपको बताएंगे कि दरअसल बिहार में चल क्या रहा है। 3 बार बदला है, अब पता नहीं वो होश में है कि नहीं है। अब मुख्यमंत्री रिटायर्ड हो चुके हैं और उनके रिटायर्ड अधिकारी ही उनको चलाने का काम करना है। हम लोगों ने इतनी नौकरियां दी, 5 लाख नौकरी दी, 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन कराई। अब तक जो है इन्होंने बचे हुए जो प्रक्रियाधीन नौकरियों का क्या हुआ, 20 लाख का ऐलान किए थे, वो क्या हुआ? तो हम लोग जो लकीर जो खींचते हैं उसी पे ये लोग जो है पीछे पीछे चलते। तेजस्वी आगे आगे चलेगा, ये लोग पीछे पीछे चलेंगे। और मैं कह दूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की ये जो यात्रा जो है अधिकारियों की लूट की छूट की यात्रा है। 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च करना पड़ रहा है इनको एक अपनी जनता से संवाद करने के लिए, और कहते हैं कि बिहार गरीब राज्य है। तो हम ये कहेंगे कि ये मुख्यमंत्री जी की अलविदा यात्रा है। अब उन्होंने तो पिछले चुनाव में ही पूर्णिया में कह दिया था कि अंतिम चुनाव, तो इनकी अलविदा यात्रा है। धन्यवाद। एक तो नफरत फैलाना इन लोगों का काम है। काम की बात तो ये करते 10 साल से 11 साल से राज कर रहे हैं, बताएं कैसे आगे अगर घुसपैठी आए तो? कौन है गृह मंत्री, कौन है प्रधानमंत्री? नीतीश कुमार जी पिछले 20 साल में कई यात्राओं पे निकले हैं, ये नया नहीं है। और लालू प्रसाद जी का परिवार सिर्फ बिहार को लूटने में लगा हो, जिस व्यक्ति का जीवन काल ही लूटने का प्रमाण हो,
पूरे परिवार ने बिहार को लूटा, देश को लूटने का काम किया। तो ये आपने सुना कि कैसे नीतीश कुमार पे तेजस्वी आक्रमण कर रहे हैं, तो कह रहे हैं थक गए हैं, रिटायर्ड हैं, टायर्ड हैं, क्या वो फैसले खुद ले रहे हैं, तरह तरह की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि एक परिवार जो कि बिहार को लूटने का ही काम किया है, उसको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। पर ये बातें तो चल रही है, लेकिन इसके पीछे क्या चल रहा है? क्या इसके पीछे ये चल रहा है कि एनडीए को नए नेतृत्व की तलाश है? क्या इसके पीछे ये चल रहा है कि एनडीए नीतीश कुमार के चेहरे की आड़ में चुनाव में नहीं उतरेगा? क्या ये भी चल रहा है कि आरजेडी नीतीश कुमार को फिर से वेलकम करने को तैयार है? क्या ये भी चल रहा है कि इस बार बिना चेहरे का एनडीए चुनावी मैदान में उतरेगी? क्या ये भी चल रहा है कि चेहरा नीतीश कुमार होंगे लेकिन मुख्यमंत्री कोई और होगा? क्या ये सारी संभावनाएं हैं? और दरअसल क्या है, ये हम आपको बताना चाहते हैं कि दरअसल बिहार में क्या होने जा रहा है, वो हम आपके साथ साझा करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनसे आपका परिचय करा दें और फिर हम आपको बताएंगे कि होने क्या जा रहा है। हमारे साथ मृत्युंजय शर्मा जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ सुदीप प्रताप सिंह, राजनीतिक विश्लेषक, डॉक्टर संजय कुमार, राजनीतिक विश्लेषक, आप दोनों मेहमान का बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ प्रियदर्शी रंजन, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। मृत्युंजय जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। क्या बिहार में जिस तरीके से अमित शाह बोले, वैसे आज तो संसद में अमित शाह का दूसरा बयान चर्चा में है, कांग्रेस लगातार उनको घेरने का प्रयास कर रही है, लेकिन एक निजी चैनल के कार्यक्रम में अमित शाह बोले, और कल आप हमारे साथ नहीं थे, लेकिन उसकी चर्चा बड़ी तेज हो रही है और कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार ने अपनी यात्रा का नाम भी बदला है। तो उसकी वजह यही है कि नीतीश अपने आप को फिर से रिब्रांड करना चाह रहे हैं और बताना चाह रहे हैं कि बिहार में जो भी प्रगति है वो हमने किया है, और इससे चाहे आरजेडी हो चाहे बीजेपी हो, सबको बड़ा क्लियर कट मैसेज चला जाए। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या नीतीश के बगैर एनडीए बिहार में चुनाव लड़ने मैदान में उतर सकती है? आपको ऐसा कोई संभावना दिखाई पड़ रहा है? पंकज, बहुत स्पष्ट शब्दों में कहूं तो नहीं, मुझे ये नहीं लगता है कि ऐसी कोई संभावना बनेगी। देखिए, किसी भी गठबंधन में जो पार्टियां होती हैं वो अपने अपने जनाधार को बढ़ाने की कोशिश करती हैं। वो चाहती हैं वो ज्यादा सीटों पे लड़े और उसमें से ज्यादा सीटें जीते, क्योंकि फिर उससे तय होता है कि सरकार में कितनी हिस्सेदारी होगी। अगर दो पार्टियां हैं, दो की, तीन होगी तो तीन की, और फिर उसी से आगे जो 5 साल क्रियान्वयन भी होता है उसमें बहुत असर रहता है उस चीज का। तो ये बहुत एक नेचुरल फिनोमिना है। लेकिन आप देखेंगे कि जिस प्रकार से, और हालांकि बीच में 3 बार नीतीश जी ने इधर से उधर पलट मारी, लेकिन पिछले 2 साल के आप अगर उनके वक्तव्यों को देखेंगे, और खास करके लोकसभा चुनाव के समय जिस प्रकार से वो सभाओं में जाते हैं और एक्सेप्ट करते हैं कि मेरे से गलती हुई है 2 बार, मैं मानता हूं, लेकिन, और बहुत मजाकिया लहजे में ही कहते हैं, लेकिन इस बार अब हम कहीं नहीं जाएंगे, अब हम यहीं रहेंगे। और जिस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए आदर दिखाने का काम, चाहे स्टेज पर अदरवाइज भी आप देखेंगे, तो मेरे ख्याल से एक उन्होंने वो अपना एक कंफर्टेबल स्पेस ढूंढ लिया है कि नहीं, अब ठीक है, बहुत हो गया। आप जो कह रहे हैं कंफर्टेबल स्पेस ढूंढ लिया, लेकिन तब ढूंढा है ना जब उनको विश्वास है कि सीएम हम ही रहेंगे। पर यह बात जो सामने आ रही है कि नहीं, आप चेहरा नहीं रहिएगा, पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। अभी जो बात सामने आ रही है, खासतौर पर 2 राज्यों के चुनाव के बाद, मैं आ रहा हूं, अभी बहुत समय, मृत्युंजय जी, डॉक्टर संजय, ये नई बात जो सामने आ रही है, क्या आपको लग रहा है कि एनडीए को कोई नया चेहरा मिल गया है? क्या सम्राट चौधरी हैं, विजय सिन्हा हैं, नित्यानंद राय हैं? कौन है वो जो चेहरा हो सकते हैं? या चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे लेकिन मुख्यमंत्री ये लोग हो सकते हैं? कौन हो सकते हैं? जितने नामों की आपने चर्चा की, बीजेपी ने कोशिश की थी इन नामों को आगे बढ़ाने की और बतौर मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित करने की, लेकिन चीजें अनुकूल नहीं हो पाई। इसलिए सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय
पर पहले भी कोशिश की गई थी दांव लगाने की। विजय सिन्हा तो उस रेस में है ही नहीं, लेकिन चीजें वो अनुकूल नहीं हो पाई। रह गई बात कि बिल्कुल पार्लियामेंट्री बोर्ड में बोल करके अमित शाह ने सबको चौंका दिया है। अगर ये बात इन्होंने की ही है तो नीतीश कुमार या नीतीश कुमार की पार्टी के साथ जरूर कोई अंदर खाने में सहमति बनी। अगर सहमति बनी है जिसका खुलासा वो नहीं कर रहे हैं। और हम लोगों ने कल भी बात किया था कि एक एंटी इनकम्बेंसी को लेकर के बीजेपी और जेडीयू दोनों की एक अंडरस्टैंडिंग बनी होगी कि हम लोग चेहरे की बात अभी न करें 25 के चुनाव में। जब परिणाम आ जाएंगे उसके बाद फिर हम लोग तय कर लेंगे। नीतीश कुमार जी की भी सहमति ली गई होगी। बिना नीतीश कुमार जी के सहमति से, जो आपने एक इशारा किया ना कि अगर नीतीश कुमार जी की बिना सहमति के कुछ इस तरह के निर्णय ले लिए जाएंगे तो नीतीश कुमार को 2 मिनट भी देर नहीं लगेगी फिर स्टैंड बदलने में। वो चाहे जितनी बार सभाओं में बोल दें कि 2 बार गलती किए हैं, वो तीसरी गलती और तीसरी कसम खाने में भी 2 मिनट देर नहीं करेंगे, वो तुरंत स्टैंड बदल देंगे। इसलिए राजनीति में कौन पार्टी कब यू टर्न ले लेता है और उसके लिए तर्क कैसे ढूंढ लिए जाते हैं, उनके प्रवक्ता कैसे बयान देने लगते हैं, ये सब आपको भी पता होगा, हम लोगों को भी पता है, पैनल के लोगों को भी पता होगा। इसलिए किसी भी कीमत पर बीजेपी जेडीयू को, नीतीश कुमार को, जेडीयू क्या नीतीश कुमार को नाराज नहीं करेगी। कोई भी निर्णय, अगर ये भी सहमति बनी होगी कि नाम की घोषणा न की जाए, तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार या नीतीश कुमार की पार्टी के जो लोग जो अब पॉलिसी को तय करने में, चुनाव प्रबंधन में जिनकी भूमिका होती है, उनकी राय के बाद ही इस तरह की बात अमित शाह जी बोले होंगे, जो मेरी समझ है। रह गई बात आरजेडी के साथ जाने की, तो तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनना है। नीतीश कुमार जी आरजेडी में जाके तेजस्वी जी को क्यों मुख्यमंत्री बनाएंगे, ये बात भी समझ से परे लगती है। अगर उस गठबंधन में थे और इन्होंने तो कहा था कि 25 में इसी को नेतृत्व करना है, वो गठबंधन से निकलते ही नहीं। लालू प्रसाद जी और तेजस्वी जी शायद नीतीश कुमार के बिंदु पर अब तैयार हों, क्योंकि आपने कहा था, कल ही कहा था कि लालू जी अपने जीवन काल में अपने पुत्र को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। तो 25 के बाद 30 में ही चुनाव होगा और कितना स्वास्थ्य लालू प्रसाद जी का सही रहेगा नहीं रहेगा मैं नहीं कह सकता हूं। इसलिए नीतीश कुमार तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आरजेडी में जाएंगे, ऐसा भी संभव नहीं है। और बीजेपी बिना नीतीश कुमार की सहमति के कोई और चेहरा पर दांव लगा देगी और नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रुक जाएंगे, ये भी संभव नहीं है। दोनों संभावनाओं के बीच में जो एक चीज लगती है, जो आपकी बात जिसमें काफी हमें दम लगता है कि कहीं नीतीश कुमार के प्रति जो एंटी इनकम्बेंसी का एक फैक्टर है, उसको डाइल्यूट करने के लिए बीजेपी ने एक दांव खेला होगा, लेकिन सहमति लेकर के। इधर तो चिराग भी तैयार है मुख्यमंत्री बनने के लिए। चिराग पासवान भी जो हैं, वो तो बिहार चुनाव लड़ने आ रहे हैं डिप्टी सीएम बनने के लिए, या बिहार चुनाव लड़ने आ रहे हैं बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट करने के लिए, वो मुख्यमंत्री बनने के लिए आ रहे हैं। तो इस स्थिति में कुछ रणनीति पर निश्चित रूप से बीजेपी ने काम किया होगा। उसके ब्लूप्रिंट अभी तक साफ नहीं हो पाए हैं। संकेत मिले कि 2025 का चेहरा कौन होगा। हो सकता है कि नीतीश कुमार जी की सहमति ही होगी। चुनाव में तो ये बोल ही गए थे नीतीश कुमार जी कि ये मेरा अंतिम चुनाव है, इस बार के बाद आपको हमें समर्थन दीजिए नहीं दीजिए, लेकिन कम से कम इस चुनाव में तो हमें मौका दीजिए अपनी सेवा करने का। तो नीतीश कुमार ये सब बातें बोल चुके हैं। तो हो सकता है स्वास्थ्य कारणों को लेकर के या कुछ और कारणों को लेकर के कोई अंदर खाने में कोई बात चल रही होगी कि ठीक है, हम ही तय करेंगे, हमारे ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा कोई और बनाइए, एक नया ऊर्जावान व्यक्ति को बनाइए जिससे बिहार को एक दिशा दी जा सके। तो नीतीश कुमार और बीजेपी की सहमति से कोई बात बनी होगी जो हम लोगों को नहीं समझ में आ रही है बात अभी तक। लेकिन नीतीश कुमार को किनारे करके बीजेपी ऐसा कोई अभी निर्णय नहीं लेगी, क्योंकि मैं जानता हूं कि बीजेपी अभी भी वो जब सोशल इंजीनियरिंग का खेल बिहार में चलेगा और नीतीश कुमार अगर बिदक करके चले गए आरजेडी खेमे में,
वाम दल भी उनके साथ खड़ा हो गया, तो फिर बीजेपी का क्या स्थिति होगी? वो 14 की कहानी और 15 की कहानी सब लोगों के सामने है कि 15 में जो हाल हुआ था, कहीं वैसी स्थिति में न बीजेपी चली जाए। इसलिए बीजेपी इस तरह की गलती नहीं करेगी। नीतीश कुमार की राय कंसेंट के बाद ही अब कौन सा चेहरा पर ये लोग दांव लगाएंगे जिसमें नीतीश कुमार भी सहमत हो, बीजेपी भी सहमत हो। ये तो थोड़ा अभी पर्दे के नहीं, पीछे लग रहा है। आप ये बात कह रहे हैं, लेकिन बिहार के जो जो मंत्री हैं वो तो कह रहे हैं फॉर्मूला कुछ भी हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। सुदीप प्रताप सिंह बड़ा साफ कह दिया है। रत्नेश सदा ने, अभी हमारे पास इंफॉर्मेशन आया है, रत्नेश सदा मंत्री हैं, सुनील कुमार मंत्री हैं, वो तो साफ कह रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जो ईबीसी का वोट मिलता है और लोगों का वोट मिलता है, और जिससे अब बड़ा ही फॉर्मिडेबल अलायंस बन जाता है, अगर नीतीश चेहरा नहीं होंगे तो क्या वो वोट मिलेगा क्या? क्योंकि बिहार में तो यह साफ दिखता है कि नीतीश के बाद कोई दूसरा सबसे बड़ा नेता है तो वो तेजस्वी यादव है। ऐसे में सवाल उठता है कि नीतीश को ही आप दरकिनार कर देंगे, या किसी चुनाव में यही कंफ्यूजन रहेगा कि इस बार नीतीश सीएम होंगे कि नहीं होंगे। मान लीजिए एंटी इनकम्बेंसी हटाने के लिए आप इस तरह की बात रखते हैं तो नुकसान उठाना पड़ेगा। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं सुदीप प्रताप सिंह? देखिए, अभी इलेक्शन में करीब 9-10 महीने हैं और ये तो पक्का है कि नीतीश कुमार को हटा के, या नीतीश कुमार को बिहार के पॉलिटिक्स के क्षितिज से हटा के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। वो चाहे आरजेडी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, नीतीश कुमार को सेंटर में रखना भी पड़ेगा। जहां तक उनके मंत्रियों का कहना है तो अभी मंत्री हैं ऐसा कह रहे हैं, लेकिन जिस दिन नीतीश कुमार ऐसा कोई निर्णय ले लेंगे कि वो नहीं रहेंगे, उनके बदले कोई और रहेगा, तो जितने भी ये मंत्री हैं उनके बात में सहमति करेंगे। लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि नीतीश कुमार एक बार जीतन राम मांझी को मौका देख चुके हैं कि वो चीफ मिनिस्टर का पद नहीं ले, किसी और को दे दे। ये बहुत स्मूथ होने का चांसेस नहीं लग रहा है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का क्या है, ये सही बात है, भारतीय जनता पार्टी को 2015 का जो अनुभव है वो उसको इस तरह का कोई भी काम करने नहीं देगा जहां पे वो नीतीश कुमार को छोड़ के और चुनाव अकेले लड़े। क्योंकि 2024 के भी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुत व्यग्र थी और उसने नीतीश कुमार के साथ गठबंधन किया। तो ये बात तो एक पक्का है कि नीतीश कुमार के बिना बिहार के पॉलिटिक्स में कुछ नहीं हो सकता है। महाराष्ट्र एक अलग राज था जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का एक प्रभाव था या उनका लीडरशिप का एक प्रभाव था। बिहार में नीतीश कुमार का एक बहुत बड़ा फेस है, उसको दरकिनार करके आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी कुछ अपने बल पे कर दे, ये मुश्किल है। जहां तक तेजस्वी यादव जी का रहा, तेजस्वी यादव जी भी नीतीश कुमार के बगैर शासन में आ जाएं या 20, 25, 30 सीट से ज्यादा आ जाएं, ऐसा कुछ दिखता नहीं है। नहीं, ये दिखता नहीं है, ठीक है। हम अभी चलते हैं प्रियदर्शी रंजन के पास। तो सवाल यह है कि फिर ये सोच क्यों कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, हम सब दल मिल बैठ करके बांट लेंगे? ये सोच तो नई सोच है ना। और बोलने वाले भी कोई छोटे नेता नहीं है, नंबर 2 नेता हैं बीजेपी के, चाणक्य कहे जाते हैं, कोई ऐसे वैसे नेता नहीं है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि चलिए कोई नेता को हम प्रोजेक्ट नहीं करेंगे, चुनाव लड़ेंगे, एंटी इनकम्बेंसी हटाएंगे, लेकिन उससे बड़ा सवाल है कि नीतीश का जो इतना बड़ा वोट बैंक है, अगर नीतीश नहीं तो फिर तेजस्वी नहीं हो जाएंगे दूसरे बड़े नेता? क्या उधर वोट शिफ्ट नहीं हो जाएगा? सवाल ये। और दूसरी बड़ी बात जो सुदीप प्रताप सिंह कह रहे थे, और मैं भी इस बात को मानता हूं कि जेडीयू तब तक हार नहीं मानेगी जब तक नीतीश कुमार एक भी कदम चलने के लायक है। जेडीयू तब तक अपना चीफ मिनिस्टर का पद नहीं देगी। ऐसे में सवाल उठता है कि इस तरह की बात क्यों? क्या बीजेपी जो कि सालों से अपना मुख्यमंत्री बिहार में नहीं बना पाई है, सत्ता में तो है लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बना पाई है, बीजेपी को लग रहा है कि यही मौका है और इसी मौके में चौका मार दो, अपना मुख्यमंत्री बना दो जैसे महाराष्ट्र में बनाए? क्या यह संभावना दिखाई पड़ती है आपको? अभी गंगा में बहुत पानी बहना बाकी है, समय है चुनाव में, और चुनाव के पहले पूरी तैयारी चल रही है गठबंधन के भीतर ही एक दूसरे की ताकत को बैलेंस करने का। अमित शाह का बयान अनायास नहीं है और जिस तरीके से जनता दल यूनाइटेड रिएक्ट कर रही है वो भी अनायास नहीं है। कुछ न कुछ अंदर खाने जरूर है जिसकी मिर्ची लगी हुई है दोनों तरफ।
तीखापन बढ़ रहा है, नीतीश कुमार की पार्टी की ओर से भी और भारतीय जनता पार्टी की ओर से। कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। सही मायनों में देखा जाए तो कागज पर तो नहीं ही है, और जिनको कागज के तौर पर भारतीय जनता पार्टी पेश करती है वे कागजी शेर साबित हुए हैं, यह भी मानने वाली बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की उसी राजनीति में आपने कई ऐसे राज्यों का मौका में देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी बिना सीएम मटेरियल के चेहरे पर चुनाव में गई और जीत हासिल हुई। कई ऐसे राज्य रहे जहां पर सीएम घोषित करके, सीएम बना करके भी उनको बदल दिया गया। मध्य प्रदेश में उमा भारती का उदाहरण है, और उसी मध्य प्रदेश में यह भी उदाहरण है कि किस तरीके से शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और उसके बाद उनको बदल करके किसी और को मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो ये तमाम तरह के उदाहरण हैं। भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर बिहार में अब एक प्रयोग करना चाहेगी, हालांकि उसका फांस फंसा हुआ है केंद्र को लेकर के। जो जनता दल यूनाइटेड के सहारे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार चल रही है, उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा प्रयोग नहीं कर पा रही है और बहुत खुल करके नहीं बोल पा रही है। वरना अगर भारतीय जनता पार्टी फुल फ्लेजेड केंद्र में होती तो शायद नीतीश कुमार पर जो अमित शाह का अभी जो बयान आया है दबे कुचले अंदाज में, ये मुखर होकर के आता कि नहीं होंगे, नीतीश कुमार चेहरा नहीं होंगे। भारतीय जनता पार्टी बिहार में सरकार बनाने को बेचैन है। लंबा समय हो गया जब इस तरीके से का गठबंधन की सरकार चलाते हुए, और भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक की बड़ी भूमिका है। नीतीश कुमार के वोट बैंक की बड़ी बात होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक की बात नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी के पास भी तो वोट बैंक है, उसके सहारे भी तो नीतीश कुमार को मदद मिलती है, मुख्यमंत्री बनते हैं। नीतीश कुमार, उद्धव ठाकरे का तो यही मामला था महाराष्ट्र में। उद्धव ठाकरे कहते थे कि हमारा भी वोट बैंक है, ठीक है आपका भी है, हमें भी मौका मिलना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मौका नहीं दिया था तो वे अलग चले गए थे। तो भारतीय जनता पार्टी उसी तरीके से बिहार में भी तो कह सकती है कि नीतीश जी आपको बहुत मौका मिला, अब हमें भी मौका दीजिए। ये सिचुएशन भी हो सकता है। तो इन तमाम चीजों पर चल रहा है मामला। और जहां तक ये बात है कि भारतीय जनता पार्टी 2025 में सीएम बनाएगी, अपना चेहरा पेश करेगी या अपना मुख्यमंत्री पेश बनाएगी, तो उसके लिए जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी 100 से अधिक सीटों पर बिहार विधानसभा चुनाव लड़े। लेकिन आपके भी जो स्रोत बताते हैं और तमाम जो स्रोत बता रहे हैं, उसमें यही मामला है कि 100 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड और नहीं, एग्जैक्टली मैं वही कह रहा था। दरअसल देखिए, महाराष्ट्र में तो हुआ कि आप ज्यादा सीट पर लड़े इसलिए 132 पर जीते, लेकिन बीजेपी क्या बिहार में ज्यादा सीट पर चुनाव लड़ेगी? इसकी संभावना मुझे कम दिखती है। ठीक है, बराबर सीट पर भी लड़ती है, 20 सीट ज्यादा जीत सकती है, लेकिन उसके बावजूद सवाल यह उठता है कि क्या बीजेपी किसी और चेहरे को प्रोजेक्ट करने की हिमाकत करेगी? मुझे लगता कहीं यह काउंटर प्रोडक्टिव ना हो जाए, क्योंकि जैसे ही बीजेपी यह कोशिश करेगी, बीजेपी को फायदा कम और नुकसान ज्यादा होगा। अब दूसरा पॉसिबिलिटी यह भी बनता है कि सबसे पहले जेडीयू मान कैसे लेगी? उसके 2 मंत्री तो कह रहे हैं कुछ भी फॉर्मूला हो सीएम नीतीश ही होंगे। मृत्युंजय जी, फिर अमित शाह क्यों बोले कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगी, उनकी पार्टी, उनका दल भी तय करेगा, हम लोग बैठ करके सोच लेंगे, जब 6 जून से ही लोकसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद तय हो चुका था कि नेता जो है नीतीश ही होंगे, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव होगा। सम्राट चौधरी पगड़ी भी खोल दिए, उसके बाद भी इस तरह की बात क्यों शुरू हो गई? आपको याद होगा पंकज जी, 2020 का जब चुनाव परिणाम आया था और जब सीटों पे काफी फासला था जदयू और भाजपा की सीटों में, और देवेंद्र फडणवीस जी का बयान आपको याद होगा अभी कुछ दिनों पहले आया था कि किस प्रकार से वहां पे वो प्रभारी थे और नीतीश जी ने साफ साफ कह दिया था कि वो मुख्यमंत्री पद नहीं स्वीकार करना चाहते हैं और वो भाजपा में किसी को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। और फिर देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा कि आप मोदी जी से इसके लिए बात कर लीजिए, हम अधिकृत नहीं है इस प्रकार के डिसीजन के लिए। और फिर एक तरह से वो डिसाइड किया गया कि नीतीश जी ही मुख्यमंत्री रहेंगे, वही आगे कार्यभार संभालेंगे, और फिर पिछले 5 वर्षों से करीब सरकार 4.5 वर्षों से चल रही है। अब देखिए, पावर बैलेंस में थोड़ा सा डिफरेंस आया अगर आप देखेंगे ओवर टाइम पंकज। 2010 तक आप देख लीजिए कि जदयू जितनी सीटों पे चुनाव लड़ती थी, बीजेपी उसके करीब 60-70 सीटों पे, 60-70% सीटों पे चुनाव लड़ती थी। तो एक बड़े भाई की भूमिका में हमेशा जदयू रहती थी। 2015 के बाद जब एक बार वो गठबंधन टूटा, अलग अलग चुनाव हुए, और लोकसभा में जब 2014 में बहुत अप्रत्याशित परिणाम आए,
तो थोड़ा सा पावर शिफ्ट हुआ और अब देखेंगे उसके बाद से बराबर सीटों पे हमेशा चुनाव लड़ी है जब भी भाजपा और जदयू गठबंधन में चुनाव लड़ी है। तो सीटों की जहां तक आप बात कर रहे हैं, मुझे भी यही लगता है कि करीब करीब सीटें आसपास ही रहेंगी, उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं आने वाला है। लेकिन अगर जो सीटों के कन्वर्जन रेशियोज में हम देखें, और कन्वर्जन रेशियोज में अगर बहुत ज्यादा फर्क आएगा, तो एक प्रकार से जो महाराष्ट्र में भी एक नैरेटिव हुआ था कि पार्टी के अंदर से वो डिमांड उठी कि चूंकि सीटों में इतना ज्यादा फासला है तो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होना चाहिए, ना कि एक दूसरी छोटी पार्टी का। तो मेरे ख्याल से पार्टी के अंदर शायद वो एक प्रकार से भावना आएगी भी, एक नेचुरल भावना आएगी अगर सीटों में बहुत डिफरेंस रहा। दूसरी चीज कि आप ये भी देखेंगे कि एक प्रकार से अभी अभी अगर देखें तो नीतीश जी अपनी ढलान पर ही आप बोल सकते हैं। तो इस समय बहुत ज्यादा क्लैरिटी है नहीं नीतीश जी के खुद के स्टैंड में या पूरे गठबंधन के स्टैंड में कि आगे क्या होने वाला है। तो इसलिए बहुत फूक फूक कर कदम रखा जा रहा है। और इनफैक्ट किसी ने बात की एंटी इनकम्बेंसी की, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन हो सकता है, क्योंकि एक बार जब आप चेहरा प्रोजेक्ट कर देते हैं तो बहुत क्लियर हो जाता है कि कौन मुख्यमंत्री होने जा रहा है, और एंटी इनकम्बेंसी का जो वॉल्यूम है, एक चांसेस है, वो बढ़ते हुए दिखेंगे। तो शायद उसको भी थोड़ा सा मापने की कोशिश की जाएगी कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत ना हो। हालांकि चुनाव अगर आप देखेंगे, चुनावी नेतृत्व जो होगा एक प्रकार से वो मेरे ख्याल से नीतीश जी ही लीड करेंगे, उसमें किसी प्रकार की कोई शंका नहीं दिखती है। हालांकि चुनाव परिणाम के बाद और बहुत डिपेंड करेगा, वहां पे बहुत बड़ा इफ है कि क्या सीट्स आते हैं और कितना डिफरेंस नहीं आता है नहीं, सीट्स में, आप पे वो बहुत कह डिपेंड रहे हैं, करेगा। वो कह रहे हैं, लेकिन नेतृत्व पर ही तो सवाल पूछा गया था डॉक्टर संजय कुमार, नेतृत्व पर ही तो सवाल पूछा गया था। क्या आपको यह लगता है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री कौन होगा, तो देवेंद्र फडणवीस कहते थे बैठे हैं मेरे बगल में एकनाथ शिंदे को दिखा करके, और जब 132 सीटें आ गई तो बीजेपी ने अपना सीएम बता दिया। तो सवाल यह है कि वो फॉर्मूला क्या आपको बिहार में लागू होता दिखता है क्या? क्योंकि अगर इस तरह की नौबत बनती है, कुछ जनसुराज पार्टी के पास भी रहता है, चिराग भी बिहार में कूदने की बात कर रहे हैं कि हम बिहार का चुनाव लड़ेंगे, ये सारा जो नया नया चीज सुनने को मिल रहा है अब, वो क्या इंडिकेट करता है, वो क्या बताता है? क्योंकि देखिए, जहां तक मेरा मानना है, मैं एक बात बहुत साफ मानता हूं कि बिहार में बीजेपी अपना नेतृत्व खड़ा नहीं कर पाई है, सारे दाव बीजेपी के फेल हुए हैं। ऐसे में अगर बीजेपी पहले कोशिश करेगी कि किसी और का नेतृत्व हो, जेडीयू बिल्कुल नहीं थमेगी। जेडीयू तभी थमेगी जब अभी कह रहे थे ना तेजस्वी यादव कि क्या वो मानसिक रूप से ठीक हैं, क्या शारीरिक रूप से ठीक हैं। अगर ये सब ठीक नहीं है, जैसा कि बहुत लोग कहते हैं, तब भले ही शायद जेडीयू चुप्पी साध ले, जेडीयू के बड़े नेता उधर जाते दिखें। वैसे मुझे कदापि नहीं दिखता कि नीतीश कुमार इस बात को प्रथम दृष्टया स्वीकार करेंगे कि मेरे नेतृत्व के बगैर बिहार में चुनाव। प्रथम दृष्टया नहीं, अंतिम दृष्टया भी स्वीकार नहीं करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, अभी बता रहे थे ना, 2014 में वो लड़े थे अकेले चुनाव, और जब 19 का लोकसभा के चुनावों का सीट बंटवारा हुआ, इसको हम लोग कहते हैं आर्म ट्विस्टिंग। भाजपा अपनी जीती हुई 5 सीटें छोड़ी थी, कहते हैं ना कि सीटिंग गेटिंग का फॉर्मूला होता है, और 17-17 पर ये दोनों लोग लड़े थे बिहार में चुनाव 19 में। कोई पार्टी जीती हुई सीट छोड़ती है? ये 24 में पहले जब इन्होंने गठबंधन बदल लिया था, अमित शाह इसी बिहार में घूम घूम के कहते थे कि नीतीश बाबू, आप जो हैं वो पानी है, तेल के साथ आप नहीं मिक्स कर पाइए। पहले इसका सारा खिड़की दरवाजा वो बंद किए हुए थे, और सब खिड़की दरवाजा खोल दिए कि आप बिल्कुल दीवार ही तोड़ दिए कि भाई ये दीवार आपके लिए है, आप जैसे चाहिए आइए। और 24 का चुनाव में अगर नीतीश कुमार नहीं आते तो आज देश की तस्वीर कुछ और होती, पार्लियामेंट की तस्वीर कुछ और होती। ये 240 पर भाजपा जाके रुकी है ना। जो समीकरण ये लोग बताते थे कि इतनी सीटें घटा देंगे तो कैसे ये बहुमत से पीछे पड़ जाएंगे या रह जाएंगे, वो समीकरण में दम था। तो इस बात को समझने की जरूरत है कि नीतीश कुमार, ठीक है, वो बहुत साइलेंट उनके वोटर दिखते हैं, मुखर नहीं दिखते हैं, और लेकिन वो जो साइलेंट वोटर हैं, न जाने क्यों नीतीश कुमार के काम, नीतीश कुमार जी से जिस तरह से भी प्रभावित हों, उनके वोट कहीं से भी डिवाइड नहीं होता है, डिवीजन नहीं होता है। और रह गई बात, जो वो बात में दम जरूर है
कि अगर नीतीश कुमार जी स्वास्थ्य कारणों को लेकर अगर वो खुद कहते हैं कि नहीं ठीक है ये जिम्मेवारी किसी और को दी जाए, ठीक है हम देखेंगे गठबंधन को, समझेंगे, तभी संभव है कि ये नेतृत्व किसी और को सौंपा जाए। अदरवाइज नीतीश कुमार चाहेंगे कि हम मुख्यमंत्री बने रहे, बीजेपी जितना दाव आजमा ले, जितना वो दाव चल ले, परिणाम बहुत कुछ उनके हिस्से में आने वाला नहीं है। वो 15 वाली स्थिति फिर दोहरा दी जाएगी बिहार में, चूंकि जो सोशल नहीं एक बात चल रही है, मैं साझा करना चाहूंगा आपके साथ। दरअसल महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की भी पार्टी से बीजेपी ने अपने उम्मीदवार को मैदान में उतार दिया था। अजीत पवार की भी पार्टी से बीजेपी ने कुछ उम्मीदवार अपना उतारा था। कहा यह जा रहा है कि चूंकि 43 सीट पर जेडीयू जीती है और जेडीयू लड़ेगी 100 सीट पर, तो भाई 57 तो नए उम्मीदवार ही होंगे ना। वो 57 नए उम्मीदवार में बहुत सारे बीजेपी के भी उम्मीदवार हो सकते हैं, और इस फॉर्मूला से इस तरीके से सेटिंग संरचना की जाएगी, ये भी चर्चा चल रही। मैं आपको बता दूं, इस बारे में भी बात हो रही है राजनीतिक गलियारे में। अगर इस तरह की बात होती है तो फिर बीजेपी चुनाव के बाद अपना स्कोर सेटल कर लेगी, कहेगी देखिए हम तो सरकार बनाने की स्थिति में। और नीतीश कुमार अब उस स्थिति में भी नहीं है कि हर समय पॉलिटिक्स कर सकें, सड़क पर उतर करके संघर्ष कर सकें। देखिए उनकी यात्रा होने वाली थी, कई डेट बदल गए। तो ऐसे में एक बात यह भी कही जा रही है कि शायद ऐसा भी किया जा सकता, और ऐसा करने के लिए जेडीयू के ही कुछ नेता हैं जो तैयार हो जाएंगे, जो प्रो बीजेपी हैं, बीजेपी के साथ ही रहना चाहते हैं और आगे बीजेपी में अपना भविष्य भी देख रहे हैं। नहीं ठीक है, ये इस बात में दम है आपका, इससे मैं सहमत हूं। क्योंकि कल भी आपने कहा था कि 8-4 का फॉर्मूला पार्लियामेंट में भी दिख रहा है कि अगर 12 एमपी हैं तो 8 एमपी जो हैं वो अगर कोई तस्वीर बदलती है तो वो बीजेपी के साथ खड़े हो सकते हैं या सरकार के साथ खड़े हो सकते हैं। बिहार में इस तरह का प्रयोग बीजेपी कर सकती है कि जो संगठन में लोग हैं टिकट बंटवारे में, वो अपने लोगों को वो टिकट दिलवा सकती है। पार्टी जेडीयू रहेगी, गठबंधन में सीटें इनको मिलेगी, ठीक है 100 नहीं मिलेगी, 101 सीटें दे दी जाएगी। लेकिन अब उस तरह की स्ट्रेटजी, उस तरह की रणनीति बना करके, और बीजेपी महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी नीतीश कुमार की जगह पर किन्हीं और को जिम्मेवारी देगी, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इस तर्क, इस लॉजिक से मैं सहमत हूं। इस तरह के प्रयोग हो सकते हैं और इस तरह का प्रयोग बीजेपी करते रहेगी। पर सुदीप, जितना मैं नीतीश कुमार को समझता हूं, अगर 24 घंटे में वो 2 घंटे भी फिट रहते हैं तो वो 2 घंटे में ही ऐसी राजनीति कर देंगे कि बीजेपी ये सब कुछ कर नहीं पाएगी। नीतीश कुमार एकनाथ शिंदे नहीं, नीतीश कुमार अजीत पवार भी नहीं। मैं जो बात समझ पाता हूं वो मैं आपसे साझा करना चाह रहा हूं। मुझे नहीं दिखता है कि 24 घंटे में 2 घंटे भी वो राजनीति सोच पाते हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि नीतीश कुमार ऐसा होने दे देंगे, क्योंकि जो व्यक्ति चुनाव से 10 महीने पहले भाई पुलिस में जबरदस्त परिवर्तन करता है, ऐसा डीजीपी लाता है जिसका बड़ा शानदार रिकॉर्ड है, और अपना आदमी भी एडीजी हेडक्वार्टर बिठा देता है जो कि योगी की तरह इनकाउंटर भी करा सकता है। तो समझिए कि अपराध के भी मुद्दे पर अब क्या करना चाहिए, क्या मैसेज देना है। और जब इस तरह की बात उठ रही है तो इन सब के बीच में महिला संवाद यात्रा छोड़ करके प्रगति यात्रा नाम दे दिया। वजह क्या है कि भाई ये बताएं लोगों की बिहार में जो भी प्रगति हुआ सिर्फ मेरी वजह से हुआ। महिला संवाद हम बाद में भी कर लेंगे बहुत समय, क्योंकि अभी फिर से हम महिलाओं के लिए कुछ घोषित करेंगे तो आरजेडी कहना शुरू कर देगी कि देखिए नौकरी मेरी वजह से 17 महीने में मिली, मैंने पहले घोषणा किया 2500 रुपए देंगे, तो नीतीश कुमार दबाव में आ गए और अब घोषणा कर रहे हैं। इसलिए सब नाम हटा करके अब प्रगति यात्रा नाम दे दिया गया, ताकि बीजेपी को भी मैसेज चला जाए और आरजेडी को भी मैसेज चला जाए। आप क्या कहते हैं सुदीप? देखिए, मैं पहले ही बोला था कि बिहार महाराष्ट्र नहीं है। बिहार बीजेपी के लिए लास्ट बैसन है और अभी तक बिहार बीजेपी ने कंकर नहीं कर पाया बिहार का। और नीतीश कुमार
नोविस पॉलिटिशियन नहीं है। नीतीश कुमार बिहार के भारतीय जनता पार्टी में कोई भी पॉलिटिशियन से ज़्यादा एक्यूमेन है और ज़्यादा शूड हैं और ज़्यादा समझते हैं। तो इसमें तो उनको कोई आउटविट कर दे ये बहुत मुश्किल है। और देखिए, अगर 2020 का कुछ परिस्थिति आएगा कि सीट का डिफरेंस उतना ही हो, भारतीय जनता पार्टी का सीट ज़्यादा हो और जेडीयू का कम हो, तो ये चांसेस हो सकता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी को नहीं बोले कि आप मुख्यमंत्री बनिए, खुद का मुख्यमंत्री बनाए, ये हो सकता है। परंतु नीतीश कुमार को बिहार के पॉलिटिकल एरिना से बाहर निकाल दे या उनको कहीं पे उनको दबा दे, ये अब ये भारतीय जनता पार्टी का स्टेट लीडरशिप में इस तरह का कोई मुझे दिखता नहीं है जो उनके उनके बुद्धि से आउटविट कर दे। और नीतीश कुमार जी के पास हरदम तेजस्वी यादव का आरजेडी का ऑप्शन है, जिसका डर दिखा के बीजेपी से वो जो भी चाहते हैं वो करवाते हैं। इसलिए ये बहुत आसान नहीं है और मुझे लगता है मुश्किल है। जहां तक आज अमित शाह जी का है, अमित शाह ने एक अपना आइडिया दे के कुछ वाटर टेस्ट करना चाह रहे होंगे कि क्या रिएक्शन आता है, क्या होता है, या एक अंदर की अंडरस्टैंडिंग होगी जैसा बोल रहा था एंटी इनकम्बेंसी हटाने के लिए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जैसे मैंने पहले ही बोला कि नीतीश कुमार के विल के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी बिहार में, और मुझे तो जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बात होता है तो ये वो लोग कहते हैं कि सेंटर ने भारतीय जनता पार्टी स्टेट को नीतीश कुमार के साथ रहना है, कैसे रहना है ये इन पे छोड़ दिया है, लेकिन नीतीश कुमार के खिलाफ जाके कुछ कर ले इस तरह का कोई सोच सेंट्रल लीडरशिप भी भारतीय जनता पार्टी के स्टेट लीडरशिप को नहीं बोलता है। नहीं बोला है। चलिए, तो हम क्या ये मान लें कि ये एक तरीके से बार्गेनिंग टैक्टिक्स है कि दरअसल सीटों का बंटवारा कैसा हो, अब ये इम्बोल्डेंड बीजेपी जो कि महाराष्ट्र और हरियाणा के बाद बेहतर बार्गेन करना चाहती है, ज्यादा से ज्यादा सीट पर लड़ना चाहती है, इसीलिए अमित शाह जी ने एक सुर्रा छोड़ दिया। अगर मैं वो शब्द बोलूं कि एक बात छोड़ दिया पॉलिटिकल डिस्कोर्स में कि भैया ये बात होगी और ये चलने लगेगी, जेडीयू भी दबाव में आ जाए, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद तो जेडीयू बिल्कुल निश्चिंत है कि भाई नेतृत्व तो हमारा जो हम चाहेंगे बिहार में करेंगे। तो एक तरीके से अमित शाह ने ऐसी बात कह दी जिससे फिर से सीटों के बंटवारा को लेकर के जेडीयू डिफेंसिव हो जाए। प्रियदर्शी रंजन, क्या आपको यही वजह दिखाई पड़ता है? बिल्कुल बिल्कुल सहमत हूँ आपके साथ। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड या और जो उसके नेता है नीतीश कुमार, उनको बाहर और भीतर दोनों तरीके से असहज करना चाहती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि नीतीश कुमार इन मौके पर किस तरीके से हार्ड बार्गेनिंग करेंगे, तो उससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी उन पर ही दबाव बना देती है। अमित शाह का यह बयान और उससे पहले ललन सिंह का बयान को भी अमित शाह के बयान से जोड़ करके देखिए। बाहरी तौर पर भारतीय जनता पार्टी अमित शाह के बयान के माध्यम से दबाव बना रही है, और अंदर खाने ललन सिंह का वो बयान कि मुसलमान वोट नहीं देते हैं जनता दल यूनाइटेड को, ये बयान कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे की ओर है। भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि इस तरीके का भाव जनता दल यूनाइटेड के भीतर पैदा हो जिससे नीतीश कुमार असहज हो। नीतीश कुमार जो बार बार चाल चलते हैं कि अभी भी सभी तमाम लोग कह रहे थे कि तेजस्वी यादव का विकल्प उनके पास हमेशा खुला रहता है, तो उस विकल्प पर भी अमित शाह चाहते हैं कि चोट हो, और अमित शाह जनता दल यूनाइटेड के माध्यम से वो नहीं, भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से वो नहीं कर सकते हैं, तो वे जनता दल यूनाइटेड के माध्यम से ही करवा रहे हैं। उनके भीतर, पार्टी के भीतर ही ऐसे ऐसे बयान दिलवा रहे हैं जिससे जनता दल यूनाइटेड के भीतर एक बड़ा खेमा भारतीय जनता पार्टी की ओर मुखर हो, झुकाव रखे। और दूसरी बात, जो बात है कि सीटें किस हद तक, लोकसभा में तो ठीक है, मान लीजिए चल गया, आपने जो मनमानी की, लेकिन विधानसभा में तो स्ट्राइक रेट देखा जाएगा ना। लगातार विधानसभा में जनता दल यूनाइटेड का पिछली बार तो कमोबेश कहा ही जा सकता है कि स्ट्राइक रेट घटा है, और भी एनडीए के जो सहयोगी दल हैं उनका स्ट्राइक रेट बहुत बेहतर नहीं रहा है। एक तीर से कई निशाने अमित शाह साध रहे हैं। चिराग पर भी ये दबाव होगा कि ज्यादा सीट मत मांगिए, भूपेंद्र कुशवाहा पर भी दबाव होगा कि अपनी मनमानी की बात मत करिएगा, जीतन राम मांझी पर भी इससे दबाव बनेगा कि मत मांगिएगा ज्यादा सीटें, जितनी मिल जाए उस पर काम चला लीजिए, क्योंकि आप लोगों का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण सत्ता में बिहार में नहीं आ पाई, 2015 का बार बार उदाहरण दिया जाता है, तो उस 2015 के उदाहरण में एक चीज उद्धत कर देना चाहिए, उल्लेखनीय है कि उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों का प्रदर्शन बहुत खराब रहा था।
और सीटें उनको मन मुताबिक मिल गई थी। वही जब नीतीश कुमार आते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, 2020 का अपवाद छोड़ दीजिए, तो क्या होता है कि सीटें आ जाती हैं, भारतीय नहीं, जनता ठीक है, पार्टी को भी आती ठीक है है, और जनता ठीक दल है, यूनाइटेड को भी आ जाता है। ठीक है, जी। लेकिन एक रणनीति ये हो सकती है ना डॉक्टर संजय, कि भाई जेडीयू बोलता रहे कि मैं मुख्यमंत्री मेरा ही होगा, बीजेपी चुप रहेगी और बीजेपी भी सोचती रहेगी कि भाई सम्राट चौधरी के समर्थक भी खूब जोर से वोट करें, जोरदार तरीके से वोट करें, नित्यानंद राय के भी समर्थक जोरदार तरीके से वोट करें, विजय सिन्हा भी कहीं दावेदार हैं तो अपर कास्ट भी जोरदार तरीके से वोट करे, दिलीप जायसवाल हैं ईबीसी से आते हैं, उनका समर्थक भी जोरदार तरीके से वोट करे। मतलब मुख्यमंत्री कोई भी हो सकता है। और ये एक ऑप्शन अगर छोड़ दिया जाए जनता के बीच में, तो एक तरफ जो इनका समर्थक है वो मानेगा कि भाई नीतीश के अलावा कौन मुख्यमंत्री हो सकता है, ये सिर्फ कहने की बात है। दूसरी तरफ ये हो सकता है कि भाई जो नाराज हैं एंटी इनकम्बेंसी के उसमें हैं, पर वो नहीं चाहते कि तेजस्वी यादव सीएम बने, तो वो अपने नेता को आगे बढ़ाने के लिए वोट कर सकते हैं। सब अपने समर्थक हर नेता के जो हैं, जो एनडीए में इतने नेता हैं, चिराग के भी समर्थक जोरदार तरीके से वोट करेंगे कि भाई चिराग चुनाव लड़ रहे हैं तो इस बार मुख्यमंत्री वो भी बन सकते हैं। तो लोगों के पास विकल्प बहुत होगा और उसका फायदा जोरदार तरीके से मिलेगा, जैसा कि महाराष्ट्र में दिखा। तो ये संभावना आपको दिखाई पड़ती है क्या? नहीं, बिल्कुल, ये तो रणनीति का हिस्सा है कि पार्टियां ऐसा करते रही है। ठीक है, वो गठबंधन में ही होती है, लेकिन वो चेहरा घोषित नहीं करती है और सबको उम्मीद रहती है कि हमारे हिस्से में ये आएगा। आपने राजस्थान का देख लीजिए ना भाई, जो राजस्थान में भाजपा में कौन थे जिनको लग रहा था कि हम मुख्यमंत्री होंगे। अब वसुंधरा राजे सिंधिया कितना ये थी अपेक्षित, उनको लग रहा था कि बस हमारे हिस्से में मुख्यमंत्री का कुर्सी होगी। उनके जो अपोनेंट्स थे उनको लग रहा था कि हमारे हिस्से में होगा, लेकिन किसी और के हिस्से में चीजें चली गई। लेकिन दोनों के समर्थकों ने जोर तो लगाई ही ना। वैसे ही चिराग पासवान एक कौन है जिसमें दलित लोगों को अगर ये मैसेज दिया जाएगा तो हो सकता है कि चिराग को भी बीजेपी मुख्यमंत्री के रूप में मान ले, तो दलितों का जो कंसोलिडेशन होगा उसका लाभ एनडीए गठबंधन को मिल जाएगा। इधर जो दिलीप जायसवाल और सम्राट चौधरी विजय सिन्हा की बात कर रहे हैं, इनका होगा कि भाई हो सकता है कि इन्हीं को ये जिम्मेवारी दी जाए, तो इनके जो लोग या इनका जो सामाजिक समीकरण है उसका लाभ मिल जाए। ऐसा प्रयोग करते रही है पार्टियां की चेहरा घोषित नहीं करती है। और नीतीश कुमार को लेकर के हो सकता है कि बीजेपी इनसे बात भी कर ले, और खास करके प्रधानमंत्री अगर वो बात कर ले कि क्यों न इस बार का चेहरे की बात हम लोग ना करके हम लोग कहें कि नहीं, हम लोग चुनाव में जाएंगे। अगर एक बड़ा लक्ष्य हम लोगों ने रखा है 225 का, तो ये लक्ष्य तो तभी मिल सकता है जब बिना चेहरा घोषित किए हुए जाए और सब लोग अपनी ऊर्जा लगाए। वैसे आपके नाम पर एक एंटी इनकम्बेंसी का घाटा हो सकता है कि ठीक है, ऊर्जा जितनी लगा दे, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार जी को ही बननी है या आप ही को मुख्यमंत्री बना देंगे। लेकिन एक बड़ा जो हमको जो मिलेगा, जो ब्रेकअप, जो वोट का जो हमको ताकत मिलेगी अलग अलग समीकरणों से, अलग अलग सामाजिक गठबंधन से, उससे हम पीछे चले जाएंगे। इसको लेकर के हो सकता है कि एक रणनीति बन सकती है। इसकी संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता। लेकिन मेरा मानना है मृत्युंजय जी कि जिस समय यह होगा कि नीतीश नहीं होंगे चेहरा, मुझे ऐसा लगता है कि ईबीसी भाग जाएगा, क्योंकि इस बार दिखाने के लिए मोदी नहीं होंगे। मोदी भले ही वोट खींच लेते हैं, लेकिन जब दूसरा कोई नाम होगा, संभावना होगी, तो ओबीसी भी भागेगा, ईबीसी भी भागेगा, फिर दूसरे नंबर पर तेजस्वी यादव ही चमकेंगे और यह फायदा आरजेडी को जबरदस्त तरीके से होगा। यह मैं मानता हूं। मतलब ये मेरे विचार हैं। आप क्या सहमत हैं क्या? एनडीए इस बात पर अगर इस तरीके से सोचेगी तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से आरजेडी को फायदा पहुंचाएगी। क्या आपको लगता है कि ये जो भी अमित शाह ने कहा है, ये सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रैटेजी के तहत कहा है जिससे सीटों का बंटवारा ठीक तरीके से हो सके और बीजेपी बेहतर बार्गेन कर ले? मुझे लगता है पंकज जी, अगर इन केस ये तय किया जाता है कि किसी चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ेंगे नीतीश जी के, तो भी इसे बहुत
बहुत क्लियरली स्पेल आउट नहीं किया जाएगा, बहुत इसको इसको हर जगह बोला नहीं जाएगा। वो बहुत एक इम्प्लिसिट अंडरस्टैंडिंग रहेगा, ये इसको खुलेआम बोला नहीं जाएगा। और अगर जब हम चुनाव में जाते हुए देखेंगे बिहार को, तो उसमें आप देखेंगे, मुझे उसमें कोई शक नहीं लगता है कि जो चुनावी कैंपेन होगा उसका नेतृत्व नीतीश कुमार जी ही करेंगे। तो एक प्रकार से आप कहीं भी लोगों को यह सिग्नल नहीं देने जा रहे हैं कि नीतीश कुमार नेता नहीं है, वो बहुत क्लियर है। चुनाव के बाद क्या होना है वो एक इम्प्लिसिट अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, और उसका उसका चेंज आपको बहुत छोटी छोटी चीजों में देखने को मिलेगा। जहां कहीं भी मुख्यमंत्री का चेहरा बहुत क्लियर होता है, आप देखेंगे कि एक तरह से वो डिक्लेयर्ड होता है, या डिक्लेयर नहीं रहेगा लेकिन फिर भी होर्डिंग्स में, पोस्टर में, सभाओं में जो एक नेतृत्व होता है वो आपको नीतीश कुमार जी का दिख जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री भी इनकम्बेंट है तो वैसे भी दिख जाएगा। तो इसीलिए कोई अलग से प्रोजेक्ट नहीं करके भी एक तरह से मेरे ख्याल से और इम्प्लिसिट रख के दोनों पालों में खेलने की कोशिश की जाएगी कि हाँ भाई नीतीश कुमार भी हैं तो उनके साथ जितने भी सामाजिक समीकरण के अंतर्गत जितनी भी जातियां आती हैं, लोग आते हैं, महिलाएं बहुत ज्यादा सपोर्ट करती हैं, तो वो सब तो रहे ही रहे, और थोड़ा सा एक फ्रेशनेस भी रहे, एक सरप्राइज एलिमेंट भी रहे कि जब चुनाव संपन्न हो जाए, रिजल्ट आ जाए, तो हो सकता है कोई एक अप्रत्याशित नया फ्रेश चेहरा भी हमें देखने को मिले सरकार में। तो ये साइड का भी है कि युवाओं का जो वोट उससे हो सकता है थोड़ा सा इंक्लूड हो, उसकी भी कोशिश की जाएगी। तो किसी भी हाल में, एक जो मुझे लगता है, किसी भी हाल में नीतीश जी को अंडरमाइन नहीं किया जाएगा, बहुत विजिबली अंडरमाइन नहीं किया जाएगा। जो भी अंडरस्टैंडिंग रहेगी इम्प्लिसिट स्तर तक ही रहेगी, और आप देखेंगे खुले में भी। इनफैक्ट ठीक है, वो नीतीश जी के 2 मंत्री वो खुद से अपने व्यक्तिगत उनके बयान होंगे, थोड़ा अति उत्साह में होते हैं मंत्रीगण अपने नेता को खुश करने के लिए, लेकिन आप देखेंगे कि दोनों जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, दोनों पार्टियों के नेताओं अपने अपने कार्यकर्ताओं को बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस चल जाएगा कि इस प्रकार के बयानबाजियों में कहीं नहीं फंसे, कोई भी ऐसा कंफ्लिक्टिंग बयान ना दे। तो आपको दिख जाएगा कि उसमें कहीं भी किसी प्रकार से न उनके नेतृत्व पे कोई शंका उत्पन्न होते हुए दिखेगी, और इस प्रकार के सवाल भी जहां कहीं भी आएंगे तो आप देखिएगा वो बहुत मेजर्ड आंसर उसके निकल के आएंगे कि चुनाव लड़ने जा रहे हैं, नीतीश जी का नेतृत्व ही है अभी तो चुनाव में, चुनाव परिणाम आएंगे तो देखेंगे कैसे करना है, क्या करना है बिहार के हित में। उस प्रकार का बहुत मेजर्ड रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलेगा। ये आप तो कह रहे हैं। सुदीप, आपको लगता है कि बीजेपी सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल, नित्यानंद राय, विजय सिन्हा तो अपर कास्ट से आते हैं, मुझे लगता है बिहार में ओबीसी पॉलिटिक्स डोमिनेट करता है, तो इस वजह से विजय सिन्हा शायद छट जाएं, क्योंकि बीजेपी के अब केंद्र में भी वो दिन नहीं रहे। पर क्या आपको लगता है कि इन नामों पर भी विचार कर सकती है बीजेपी? देखिए, बीजेपी आपने जितना भी नाम लिया है, इसको एज ए चीफ मिनिस्टर तो प्रोजेक्ट नहीं करेगी आज के परिस्थिति में, 2025 के लोग विधानसभा में नहीं करने वाला। हाँ, ये जरूर एक मतलब है कि सारे लीडरशिप एक कलेक्टिव लीडरशिप करके रहेगा, कि नीतीश कुमार नेतृत्व करेंगे कि सारे कम्युनिटी का वोट जो है वो इनकैश कर ले। लेकिन कोई पर्टिकुलर बीजेपी अपने लीडर को प्रेजेंट करके और प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ेगा, इसकी संभावना नहीं है। और देखिए, नीतीश कुमार जी जिधर भी जा रहे हैं पंकज जी, एक तो फायदा हो रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर बहुत सारा है, लोगों को बहुत शिकायतें भी हैं, लेकिन वो इलेक्शन रिजल्ट में नहीं दिखता है। इलेक्शन रिजल्ट में कहीं ना कहीं जिस तरफ से नीतीश कुमार टिल्ट करते हैं उनको फायदा हो जाता है। तो एंटी इनकम्बेंसी को ग्राउंड लेवल पे जो भी एक इक्वेशन बना के कहीं ना कहीं तो मैनेज कर ही पा रहे हैं, और ये मतलब नीतीश कुमार का एक लार्जर देन लाइफ फिगर है बिहार में जो ये मैनेज कर लेते हैं, जबकि लोगों को बहुत लंबी उनसे शिकायत है। लेकिन कोई भी नीतीश कुमार के जगह पे अगर आप तेजस्वी को करेंगे तो वो एक्सेप्टेंस लेवल नहीं है। बीजेपी का कोई ऐसा लीडरशिप खड़ा हो जाए जो अभी तक दिख नहीं रहा है तो एक कुछ बात हो सकती है, परंतु जहां भी तेजस्वी यादव का बात आता है और नीतीश कुमार का बात आता है, एक लार्जर कम्युनिटी जो बिहार में है वो नीतीश कुमार के फेवर में रहते हैं, तेजस्वी यादव के फेवर में नहीं रहता है। चलिए, ये बात है, ये सारी बातें हैं, पर मैं प्रियदर्शी रंजन जी आपसे ये समझना चाहूंगा कि बीजेपी के इस बयान का मतलब आप ये देख रहे हैं कि हरियाणा और महाराष्ट्र का परिणाम जो है वो वजह है, क्योंकि सिर्फ नीतीश को सीएम बनाने की ही बात नहीं है ना, केंद्र में भी तो समर्थन की बात है। या क्या आप ये भी देख रहे हैं कि दलितों का भरपूर वोट मिले इसलिए चिराग पासवान भी उतर रहे हैं, और चिराग पासवान भी उतरते हैं तो एक मैसेज ये दिया जा सकता है कि अब थका हुआ नहीं, युवा चेहरा भी आ सकता है।
क्या ये मैसेज देने की भी कोशिश है? दरअसल इसमें कोई कनेक्शन देख रहे हैं क्या? जहां तक मेरा मानना है, तो मैं एक बात बहुत साफ तरीके से मानता हूं कि अगर नीतीश को चेहरा नहीं बनाया गया तो बीजेपी को फायदा कम और नुकसान ज्यादा होगा जब तक नीतीश एक्टिव है। यह मुझे साफ तौर पर दिखाई पड़ता है। बार बार कोशिश की गई है, नुकसान ही हुआ है। तो मुझे लगता है बीजेपी के टॉप लीडरशिप को यह पता भी है। मुझे लगता है यह सिर्फ स्ट्रैटेजिकली बोला गया है सीटों के बंटवारे के लिए। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि क्या ये पॉसिबिलिटी छोड़ दिया जाएगा कि कोई भी बन सकता है जिससे सबका वोट भरपूर तरीके से लिया जा सके? बिल्कुल बिल्कुल। हरियाणा और महाराष्ट्र के परिणाम ने भारतीय जनता पार्टी को बूस्ट किया है। भारतीय जनता पार्टी अब इस सोच के साथ आगे बढ़ रही है, कम से कम बिहार में, कि एक ऐसा स्पेस छोड़ा जाए जिससे आगे आने वाले दिनों में उसे भारतीय जनता पार्टी का अगर मुख्यमंत्री पेश करना हो तो सैद्धांतिक बल पहले से मजबूत हो। अगर नीतीश कुमार का चेहरा मान करके चुनाव लड़ेंगे तो बाद में मुकरना बड़ा मुश्किल होगा। भले ही नीतीश कुमार को 2 सीटें आए, 20 सीटें आए, 30 सीटें आए या 43 आ जाए या उससे अधिक आ जाए, लेकिन अगर नीतीश कुमार को चेहरा मान करके आप चुनाव लड़ते हैं तो नीतीश कुमार को बनाना ही होगा। नीतीश कुमार उस तरीके के हार्ड पॉलिटिशियन हैं। नीतीश कुमार का उस तरह का कैनवास है। आपने देखा कि किस तरीके से 2020 में नहीं, पर वो है। लेकिन एक बात है कि पिछली बार भी डॉक्टर संजय नीतीश कुमार पूर्णिया धमदाहा में बोले थे, मैं था चुनाव में, कि ये मेरा अंतिम चुनाव है। इस बार भी बोलेंगे क्या कि ये मेरा अंतिम चुनाव है? निश्चित रूप से बोलेंगे, और ये उनकी रणनीति का एक हिस्सा होता है। इसलिए अब नीतीश कुमार जी तो इतनी बार इतनी तरह की बातें बोल गए हैं। मैंने कहा ना कि अगर 2 कसम वो खा रहे हैं बार बार, तो तीसरी कसम खाने में उनको क्या दिक्कत है भाई, वो खा लेंगे। लेकिन लीडरशिप के इशू पर, और एक बात आपकी जो है उसमें काफी दम दिखाई देती है कि अगर 2 घंटे भी अगर वो स्वस्थ रहेंगे और राजनीति के लिए सोचेंगे तो फिर बाकी जो उनके अलायंस के पार्टनर हैं उनको पानी पिला देंगे कि कितनी सीटों पर हम लड़ेंगे। अब तय कर लीजिए कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, किनके नेतृत्व में बिहार का चुनाव लड़ा जाएगा। ये सारी शर्तों को मनवाने के बाद ही नीतीश कुमार अलायंस में जाएंगे या चुनाव में जाएंगे। एक बात, वो जो हनुमान है वो इनकी लंका को नहीं, इनकी अयोध्या को जला चुके हैं। केसी त्यागी हमेशा कहते रहते हैं कि एक ऐसा हनुमान रखे हुए हैं जो अपनी ही अयोध्या में आग लगाते हैं। दोबारे मैं समझता हूं कि जेडीयू इस बार फूक फूक करके कदम रखेगी। ठीक है, वो 43 सीटों पर आए, और अगर तेजस्वी जी को 75 सीटें आई, उसमें चिराग एक बड़े फैक्टर थे, इस बात को भी मानना होगा। तो कोई पार्टी बार बार कोई इस तरह की गलती नहीं दोहराती है। इस बार भी गलती नहीं दोहराएंगे नीतीश कुमार। इसलिए सब कुछ तय करके, सारी चीजों का घोषणा करवा करके, बिल्कुल एक वाटर टेस्टिंग के तौर पर अमित शाह जी ने एक पत्थर फेंक दिया है पानी में, और देखते हैं कि रिएक्शन क्या आता है। ये बिल्कुल सच है और मुझे भी यही लगता है। दरअसल बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार ने अपना कद इतना बड़ा कर लिया है कि उनके समानांतर मुख्यमंत्री पद के लिए कोई दूसरा दिखाई नहीं पड़ता है। इसलिए जब ये सवाल उनके घटक दल के सामने आता है, चाहे बीजेपी हो चाहे आरजेडी हो, तब वो ये दोनों घटक दल यही फैसला करते हैं कि नीतीश कुमार ही सीएम होंगे, सीट भले ही 43 हो या घटक दल से कम हो। और इस बार भी कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन होता मुझे दिखता नहीं है। और इसलिए इन दिनों हमें ये सूचना मिलती है कि सम्राट चौधरी भी नीतीश शरणम गच्छामी सुबह से शाम तक लगातार कर रहे हैं। तो मैं ये साफ कह सकता हूं कि ये सीटों के बंटवारे को लेकर के, दबाव बनाने को लेकर के एक बात छोड़ी गई है जिससे एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बने, लेकिन इसके अलावा कुछ और नहीं दिखता है। बहरहाल राजनीति तो संभावनाओं का खेल है, क्या होता है ये देखने वाली बात है। लेकिन आगे जो भी होगा हम अपने दर्शकों को बताते रहेंगे। सुदीप प्रताप सिंह, डॉक्टर संजय कुमार, प्रियदर्शी रंजन, मृत्युंजय शर्मा, आप सभी मेहमानों का इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।